देखो, अनमैरिड में जो इश्यूज होते हैं आधे से ज़्यादा बेफिजूल के होते हैं। क्योंकि अनमैरिड में एक तो आपको गारंटी नहीं होती कि आप आगे शादी कर रहे हो नहीं कर रहे हो। मैरिड लाइफ पार्टनर में जो इश्यूज हो रहे हैं वो तो जर्नल इश्यूज होते हैं, जैसे कि हर घर में चलते हैं। सपोज अगर एक वाइफ और एक हस्बैंड के बीच में लड़ाई हो रही है, वो टॉपिक ससुराल वालों का भी हो सकता है, फैमिली मेम्बर्स के ऊपर भी हो सकता है, वो बच्चों के ऊपर भी हो सकता है, वो हस्बैंड टाइम नहीं दे रहा उसके ऊपर भी हो सकता है। दो इश्यूज जो होते हैं बहुत कॉमन होते हैं कि सपोज आपका बॉयफ्रेंड है, बॉयफ्रेंड टाइम नहीं दे रहा और हस्बैंड टाइम नहीं दे रहा। ये दोनों चीज़ आप रिलेट बस एक पॉइंट ऑफ व्यू होता है कि इस पर रिलेट कर सकते हो, लेकिन बाकी सब चीज़ें अलग अलग होती हैं। जिंदगी के कुछ सवाल जो हम किसी से कह नहीं पाते, चाहे वो प्यार हो जो समझ नहीं आता, करियर जो रुक सा गया हो, हेल्थ हो जो मन को थका दे, या बिजनेस जो डायरेक्शन मांगता हो। हर प्रॉब्लम का एक सोल्यूशन होता है, बस ज़रूरत है एक सही गाइडेंस की। टीवीटी पर हम सिर्फ बातें नहीं करते, हम पूरे फोकस के साथ काम करते हैं और रूट लेवल पर प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। चाहे हो लव, करियर, हेल्थ, बिजनेस या जो भी सॉल्यूशंस, यहाँ सब मिलेगा। सर्टिफाइड एंड ओरिजिनल, बिना किसी दिखावे के, बिना किसी रिवाज के, जहाँ आपकी डिटेल्स भी कॉन्फिडेंशियल और आपका पैसा भी सेफ। ये सिर्फ एक प्लेटफॉर्म नहीं, ये एक सेफ स्पेस है, सच बोलने का, समझने का और आगे बढ़ने का। तो आइए जुड़ते हैं टीवीटी के साथ, जहां सॉल्यूशन सिर्फ प्रॉमिस नहीं, एक्सपीरियंस होता है। राधे राधे सभी को, मैं पीहू और स्वागत है आपका हमारे ट्रू वैल्यू टॉक्स चैनल पर। आजकल लोग अपने रिलेशनशिप्स को लेकर बहुत ज़्यादा कंफ्यूज रहते हैं कि हम कहाँ दिक्कतें कर रहे हैं, आपस में लड़ाई झगड़े इतने क्यों बढ़ रहे हैं। तो ये वीडियो है आपके लिए, क्योंकि आज की वीडियो में हमारे साथ जुड़ चुकी हैं एस्ट्रो वर्षा जी। तो राधे राधे मैम। राधे राधे मैम, आजकल हम देख रहे हैं ना, लोगों में रिलेशनशिप्स की दिक्कतें बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही हैं। मैरिड लाइफ देख लो या अनमैरिड, तो काउंसलिंग बुक कराते हैं। तो आपके हिसाब से रिलेशनशिप काउंसलिंग इतनी क्यों बढ़ रही है? देखिए, रिलेशनशिप काउंसलिंग जो बढ़ रही है वो मेनली एक रीज़न से है कि पार्टनर्स में आपस में टॉलरेंस पावर बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है। सेकंड थिंग जो सबसे बड़ा फैक्टर आता है, रेस्पेक्ट फैक्टर ज़ीरो है एक दूसरे के लिए। रिलेशनशिप चाहे वो पति पत्नी का हो, चाहे वो बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड का हो, चाहे वो माता पिता का हो, चाहे भाई बहन का हो, चाहे दुनिया का कोई भी रिश्ता हो, जब तक उस रिश्ते में रेस्पेक्ट नहीं हो, रिश्ता नहीं चलेगा। एक ना एक दिन आके वो रिश्ता टूट ही जाएगा, क्योंकि रिश्ते में रिस्पेक्ट होना दोनों साइड से बहुत ज़रूरी होता है। स्पेशली एक साइड से, अगर एक भी साइड से नहीं है फिर तो वो चल ही नहीं सकता। क्योंकि आपने देखा होगा कि पहले के टाइम में लेडीज जेंट्स की कितनी रेस्पेक्ट करती थी, मतलब बहुत ज़्यादा ही। पहले तो ओवर रेस्पेक्ट भी बोल दिया जाता था उस चीज़ को कि पल्ला कर रहे हैं, कि देख नहीं रहे हैं, लाज शर्म। लेकिन आजकल के टाइम में आपने देखा होगा कि जेंट्स हो या लेडीज़ हो, कोई भी एक दूसरे की रेस्पेक्ट नहीं करता। वो मॉडर्न सोसाइटी का नाम लेके एक दूसरे के नाम ले रहे हैं। फ्रेंड्स आपस में गालियाँ दे के बात कर रहे हैं कि ये तरह तो बहुत कॉमन है, फ्रेंड्स की तो यही टॉक होती है, यही उनकी लैंग्वेज होती है। ये सब चीज़ गलत है। जब तक आपके रिश्ते में रेस्पेक्ट नहीं है, आपका रिश्ता लंबा नहीं चल सकता। एट एक पॉइंट पे आके जब हो सकता है कि आप दोनों का बहुत बड़ा आर्ग्यूमेंट हो रहा हो, उस टाइम आप कुछ बोल जाओ तो सामने वाला पार्टनर उस चीज़ को उस टाइम ये नहीं समझेगा कि ये आपकी आदत है, वो ये समझेगा आपने उसे बोल कैसे दिया। वहीं वो आर्ग्यूमेंट बहुत बढ़ता चला जाएगा और एक बड़े लेवल में आपकी मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट होगी और वहीं से डिस्टेंस आना शुरू हो जाएगा, चाहे वो कोई भी रिश्ता हो। ये मैरिज लाइफ, अनमैरिड लाइफ, इसका सिर्फ इसका पैटर्न नहीं है, ये सभी रिश्तों में है। तो रेस्पेक्ट फैक्टर मैं ये मानती हूँ, किसी भी रिश्ते में है तो रिश्ता डेफिनेटली लॉन्ग टर्म चलेगा और हमेशा वही बॉन्ड रहेगा जो पहले था। जी। तो मैम, एज अ रिलेशनशिप काउंसलर आपके पास सबसे ज़्यादा इशू किस चीज़ को लेकर आते हैं? इश्यूज जो आते हैं कि एक्चुअली हर रिलेशनशिप में, लड़का हो लड़की हो, आजकल लोगों ने अपनी एक्सपेक्टेशंस कर ली हैं बहुत ज़्यादा हाई। एक्सपेक्ट करते हैं सामने वाले से। सपोज मेरा बर्थडे आ रहा है, मैं अपने पार्टनर से एक्सपेक्ट कर रही हूँ मेरे को वो आईफोन दिलाए, मेरे को वो डायमंड रिंग लाए। नहीं लाता तो हम उदास हो जाते हैं, वहाँ हम टॉन्ट मारने लगते हैं कि तुमने ये नहीं करा, तुमने वो नहीं करा। ऐसे ही लड़के भी आजकल हो गए हैं, हर कोई एक्सपेक्ट करता है।
तो रिलेशनशिप में जो मैं ये मानती हूँ कि दिक्कतें क्यों आ रही है, वो आ रही है एक्सपेक्टेशंस के कारण। क्योंकि लोग ओवर एक्सपेक्ट करके खुद ही के माइंड से बैठ जाते हैं और वो पूरा नहीं होता, तो फिर वो सैड होके उसको टॉन्टबाजी में या लड़ने में बैठ जाते हैं कि ऐसा क्यों नहीं किया, ऐसा क्या नहीं हुआ। मतलब सेटिस्फेक्शन लेवल 0 है, बिल्कुल सेटिस्फेक्शन है ही नहीं। जो मिला है उसमें सेटिस्फाई कोई नहीं है, सबको और चाहिए और चाहिए और चाहिए, ये चीज रहती है। तो जहाँ आपकी एक्सपेक्टेशन 0 और एक्सेप्टेंस 100 हो जाएगा, वहाँ ये चीज प्रॉब्लम आएगी ही नहीं, इतने इश्यूज होंगे ही नहीं। और दूसरी चीज कि थोड़ा सा टॉलरेंस पावर का भी बात है। किसी ने गुस्से में, सपोज एक जना गुस्सा है हस्बैंड वाइफ में, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड में, सपोज बॉयफ्रेंड गुस्सा है गर्लफ्रेंड से, तो आजकल लोग क्या करते हैं कि खुद उससे गुस्सा होकर बैठ जाते हैं कि उल्टा अब यही मनाने आएगा, मैं तो नहीं मना रहा। ये चीज करते हैं, वहां दोनों में ईगो क्लैश होता है कि पहले वो बात करे, वो शुरुआत करे। वो लड़ाइयाँ फिर धीरे धीरे करके लंबी खिंच जाती हैं। अगर आप एक पहल कर दो, गलती नहीं भी है तो भी मैं बोल रही हूँ सॉरी बोल दो। एक सॉरी से आपका कोई पैसा थोड़ी ले रहा है जेब से, आपका अगर रिश्ता बच रहा है एक सॉरी बोल के, तो आप खत्म क्यों नहीं कर सकते। हाँ, इतना मत झुको कि आप ही हर बार अगर आप नोटिस करो कि मैं ही झुक रहा हूँ या मैं ही झुक रही हूँ, तो वहां रुक जाओ। लेकिन अगर आपको लग रहा है कभी कभार झुक के इस रिश्ते की नोकझोंक खत्म हो सकती है, तो क्यों नहीं करें। तो आजकल टॉलरेंस पावर बिल्कुल नहीं रही है, और मतलब सहन शक्ति तो खत्म हो चुकी है। और ये नहीं है कि हम लोग सॉरी बोलता है, उससे गलती होने पर भी इंसान एक्सेप्ट नहीं करता वो चीज़ को। तो इस वजह से कोई भी रिश्ता हो, दूरियां बढ़ती जा रही हैं, क्योंकि ईगो बहुत ज़्यादा है कि हम स्टार्टिंग नहीं करेंगे, हम पहल नहीं करेंगे, हम पहले मैसेज नहीं भेजेंगे, उसका मैसेज आना चाहिए सुबह, उसका पहले आना चाहिए, हम जब तक विश नहीं करेंगे। ये चीज़ जब तक माइंड में रहेगी तब तक आपके रिश्ते नहीं चल पाएंगे। अगर आप ये सोचो कि मैं ही क्यों ना शुरुआत करूं, अगर आप ये पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो, तो आप देखोगे आपका रिश्ता अच्छा भी चलेगा और आपका पार्टनर भी आपके एफर्ट्स देखेगा कि भैया कितना एफर्ट्स कर रहा है या कर रही है, तो मैं भी कुछ करूं। उसको देख के वो भी चेंज होगा। अगर हमें अपना रिश्ता ठीक करना है, तो अगर हमारा रिश्ता सपोज खराब चल रहा है, हम अपने पार्टनर को ब्लेम नहीं कर सकते कि उसकी वजह से चल रहा है। सबसे बड़ा ब्लेम खुद का होता है, क्योंकि आपके हाथ में वो चीज़ ठीक करना होता है, लेकिन हम देखते ही नहीं है। हमको सिर्फ सामने वाले की गलती दिखती कि इसने मुझे ऐसे कैसे बोल दिया, इसने ये कैसे कर दिया। आप उस चीज़ को सोचो कि मैं इसको ठीक करने के लिए क्या कर सकती हूँ। सल्यूशन पे दिमाग दोगे तो कोई भी रिश्ता वो ठीक हो जाएगा। हम लोग क्या करते हैं, हमारे पास काउंसलिंग के लिए आते हैं सपोज, तो हम हस्बैंड या वाइफ या बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड दोनों को एक साथ नहीं अलग अलग बुलाते हैं, क्योंकि एक साथ बुला ले तो वहीं युद्ध हो जाएगा एक दूसरे पे कि इसने ये करा, इसने ये किया, इसने ये किया, इसने ये किया। अकेले में बुला के समझाओगे कि आपने भी तो कुछ किया होगा, ताली के हाथ से कौन बजा देगा। बिल्कुल। बर्तन अकेले कैसे खटक जाएगा, साथ में जब 2 जने भिड़ेंगे तभी तो कुछ होगा। आपकी भी 1% मैं कहूँ 99% पार्टनर की गलती, 1% तो आपकी भी होगी। वहां पे वो एग्री करते हैं कि हाँ मैंने कहा उसी गलती को सुधार लो, तो आज ही यहाँ तक आते ही नहीं आप। तो वो चीज फिर एज अ काउंसलर हम लोग को समझानी पड़ती है कि कहीं ना कहीं अपनी गलतियां भी कभी कभी हमें एक्सेप्ट करनी चाहिए लाइफ में, जिससे कि हमारे रिश्ते अच्छे चले और जो दूरियां हैं वो कम हो जाएं। तो मैम जैसे आपने अभी दोनों रिश्तों की बात करी थी, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड भी और हस्बैंड वाइफ जी, पर अगर हम मेन मोटिव से देखें तो अनमैरिड और मैरिड कपल जो होते हैं उन दोनों के बीच में जो इशू आते हैं उन बेसिकली कौन कौन से इशू होते हैं अनमैरिड में और मैरिड में? देखो अनमैरिड में जो इश्यूज होते हैं आधे से ज़्यादा बेफिजूल के होते हैं, क्योंकि अनमैरिड में एक तो आपको गारंटी नहीं होती कि आप आगे शादी कर रहे हो नहीं कर रहे हो। मैरिड लाइफ पार्टनर में जो इश्यूज हो रहे हैं वो तो जर्नल इश्यूज होते हैं, जैसे कि हर घर में चलते हैं। सपोज अगर एक वाइफ और एक हस्बैंड के बीच में लड़ाई हो रही है, वो टॉपिक ससुराल वालों का भी हो सकता है, फैमिली मेम्बर्स के ऊपर भी हो सकता है, वो बच्चों के ऊपर भी हो सकता है, वो हस्बैंड टाइम नहीं दे रहा उसके ऊपर भी हो सकता है। 2 इश्यूज जो होते हैं बहुत कॉमन होते हैं कि सपोज आपका बॉयफ्रेंड है, बॉयफ्रेंड टाइम नहीं दे रहा और हस्बैंड टाइम नहीं दे रहा। ये दोनों चीज़ आप रिलेट बस एक पॉइंट ऑफ व्यू होता है कि इस पर रिलेट कर सकते हो, लेकिन बाकी सब चीज़ें अलग अलग होती हैं। मैरिड लाइफ में जैसे ससुराल वालों ने कुछ बोल दिया तो गुस्सा कहाँ निकलता है, पार्टनर के ऊपर निकलता है सबसे पहले। उनसे डायरेक्टली तो आप बोल नहीं सकते, चाहे वो लड़का हो लड़की हो। किसी का भी ससुराल वालों ने कुछ बोल दिया आप डायरेक्टली नहीं बोलोगे, आप अपने पेरेंट्स से तो डायरेक्टली बोल दोगे, दूसरे के पेरेंट्स से आप एक बार को सोचोगे, तो गुस्सा किसके ऊपर निकलेगा, पार्टनर के ऊपर। आपस में झगड़े होंगे, आपस में इश्यूज होंगे, बच्चे हैं आपके। अगर बच्चों सपोज
आप दोनों की सोच अलग है, मैं तो उस स्कूल में डालूंगा, मैं उस स्कूल में डालूंगी, इस बीच में आप लोगों में इश्यूज हो सकते हैं। बच्चे के लिए क्या सही है क्या गलत है, उस चीज़ में आपके लिए इश्यूज हो सकते हैं। या फिर आपको कुछ चीज़ चाहिए, आपका पार्टनर वो चीज़ कह रहा है कि नहीं गलत है, वहाँ पे इश्यूज हो सकते हैं कि मतलब एक दूसरे में अग्री ना करना। जो मैरिड लाइफ में इश्यूज आते हैं मेनली मैंने जो देखा है कॉमनली वो फैमिली के कारण आते हैं। जो मेरे पे केसेस आते हैं वो मेजरली फैमिली इश्यूज को लेके आते हैं कि फैमिली वाले नहीं सुनते हैं, फैमिली वाले समझ नहीं रहे हैं, तो हस्बैंड भी उनकी साइड ले रहा है, उनकी सपोर्ट कर रहा है, मेरे को नहीं कर रहा। तो मैरिड लाइफ में तो मैं कहूँगी 90% जो इश्यूज आते हैं मेरे पास वो फैमिली के कारण ही आते हैं। और अनमैरिड लाइफ में जो इश्यूज आते हैं वो आते हैं हमारी एक्सपेक्टेशंस के कारण ज़्यादा, क्योंकि अनमैरिड लाइफ में सपने बहुत ऊंचे ऊंचे दिखाते हैं लोग। जब तक शादी नहीं होती है तो कहते हैं फेंकते हैं, वो भी लड़की भी फेंकती है लड़का भी फेंकता है कि शादी के बाद हम ऐसे घूमने जाएंगे, हम ऐसे करेंगे, हम यहाँ जाएंगे, हम वहाँ जाएंगे। जब आप किसी को झूठी एक्सपेक्टेशन दोगे, शादी के बाद वो पूरी नहीं होगी तो ऑब्वियसली इश्यूज आएंगे। तो इससे बढ़िया आप झूठा कमिटमेंट करो ही मत, आप उसको रियलिटी बता के चलो कि भाई ये घर ऐसा है, इसकी रियलिटी ये है। तो आपको अगर कंफर्टेबल है तो आप देखो अपना फ्यूचर। अगर आपको लगता है कि नहीं मैं तो ऐसे एडजस्ट नहीं कर पाऊंगी या नहीं कर पाऊंगा तो आप मत देखो अपना फ्यूचर, आप कहीं और देखो। तो अनमैरिड लाइफ में जो इश्यूज आते हैं वो यही आते हैं कि एक्सपेक्टेशंस हम लोग बहुत बढ़ा लेते हैं अपनी, कि शादी सबको तो बहुत एक खेल लगता है कि शादी के बाद जिंदगी आसान है। हम लोग छोटे होते हैं लगता है कब बड़े हो कब स्कूल जाए जब स्कूल में आते हैं लगता है अरे कब बड़े हो कब कॉलेज की लाइफ जिए। कॉलेज की लाइफ आते आते लगता है अरे कब शादी हो कब शादी करे। शादी होती तो लगता है अरे कब बच्चे हो बच्चे करे। लेकिन जब शादी वाला पॉइंट आ जाता है ना तब लोग सोचते हैं काश वो स्कूल कॉलेज लाइफ लौट आए। या कॉलेज की लाइफ आती है जब प्रॉब्लम्स आती है तब लगता है काश बचपन लौट आए। यानी कि हम लोग अपनी एक्सपेक्टेशन सोचते हैं कि आगे अच्छा होगा आगे अच्छा होगा। ऐसी शादी से पहले हम लोग सोचते हैं शादी के बाद तो ज़िंदगी बिल्कुल सेटल है, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, कुछ परेशानी ही नहीं है। ऐसा नहीं है, प्रॉब्लम आपकी हर स्टेज पे आएगी लाइफ के। चाहे आप बुजुर्ग हो जाओ चाहे आप बच्चे रहो, हर स्टेज पे आपको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी। डिफरेंट लेवल हो सकते हैं प्रॉब्लम के कि रूप बदल देंगे लेकिन प्रॉब्लम तो रहेगी। दुनिया में ऐसा कोई नहीं है जिसको कोई प्रॉब्लम ना हो। हर किसी को किसी ना किसी वजह से इशू चल ही रहा है। तो हम लोग को बस ये समझना है कि आगे हम जिस स्टेप पे जा रहे हैं, अगर हमें लग रहा है शादी के बाद हमारी एक्सपेक्टेशंस की हमें बहुत अच्छा घर मिलने वाला है, हमें बहुत लग्जरी में रहेंगे, तो उस चीज़ को एक बार अभी कंफर्म कर लें तो बेटर है। आप आगे की लड़ाइयाँ रोक सकते हैं, आगे होने वाली चीज़ों को रोक सकते हैं। अभी की लड़ाइयाँ भी रोक सकते हैं। अभी की लड़ाई कैसे होती है, शादी से पहले आजकल कोई गारंटी नहीं है कि जिसका रिलेशनशिप चल रहा है उसकी शादी हो। गारंटेड नहीं है। अगर आपका किसी के साथ रिलेशनशिप है तो अगर वो लड़का बोल भी रहा है मैं शादी करूंगा तो भी गारंटेड नहीं है कि शादी हो जाएगी। क्योंकि आजकल बच्चों के या टीनेजर्स के जिनके भी रिलेशनशिप चल रहे हैं मन बदलते देर नहीं लगती। आजकल सब में कहते हैं कि हमें प्यार है, बल्कि प्यार का वो मीनिंग जानते ही नहीं है। अट्रैक्शन को प्यार बोलकर वो लोग रिलेशनशिप चलाते हैं। अगर लव मैरिज भी हो गई, अगर आपको प्यार ही था तो डाइवोर्स की नौबत क्यों आई? आप ये बताइए। अगर आपका प्यार था तो प्यार के 10 सालों में खत्म हो गया या कुछ 1 महीने में खत्म हो गया? इतने टाइम से प्यार चल रहा था आपका, एकदम आगे खत्म हो गया? ऐसा तो हो ही नहीं सकता। बिल्कुल। प्यार में तो इंसान रिश्ता तोड़ना तो दूर, तोड़ने के बाद सोच तक नहीं सकता, तो खत्म कैसे हो गया? कंसेप्ट लोगों का गलत है। अट्रैक्शन को वो प्यार का नाम दे रहे हैं। ये प्रॉब्लम आजकल अनमैरिड कपल्स में आ रही है, क्योंकि मेरी एक्सपेक्टेशंस हैं मुझे ऐसा पार्टनर मिले, वो मिल गया, कुछ टाइम वो ठीक रहा, कुछ टाइम वो चेंज होने लगा, मुझे दिक्कत होगी कि ऐसा क्यों हो रहा है, वो ऐसा क्यों नहीं कर रहा है। तो वहाँ पे गलती मैं मानूंगी दोनों तरफ से आती है। कभी भी जो आप रियल हैं वो आप अपने पार्टनर को दिखाइए। अगर आप दिखावा करके उसको कुछ टाइम दिखा देंगे वो चीज़ लॉन्ग टाइम नहीं चलेगी। एक दिन रियल फेस सामने आना ही है और वो चीज़ आपकी गलत होनी है। वहाँ पे टकराव आने ही आने हैं। तो मैं तो ये मानती हूँ अगर दोनों को मतलब अनमैरिड लाइफ और मैरिड लाइफ के इश्यूज अगर सॉर्ट करने हैं आपको, कैसे भी चल रहे हैं, तो अपना रियलिटी आज ही दिखा के चलें कि मेरी रियलिटी ये है। दिखावा ना करें बनने का, जो आप नहीं है वो बनने का दिखावा बिल्कुल मत करिए। जो आप हैं एक्चुअल वो रहिए।
फिर पार्टनर से बोलिए कि मैं ऐसा हूँ या मैं ऐसी हूँ, क्या आप मुझे एक्सेप्ट करेंगे। बस यहाँ अगर आप करते हैं तो आप देखेंगे कि हाँ उस टाइम तो बुरा लग सकता है सामने वाले को, लेकिन वो लॉन्ग टर्म में एक्सेप्ट कर लेगा ना उस चीज को कि भाई इसका इतना है, इसने मुझे एटलीस्ट सच तो बताया, मेरे को कोई झूठा वो तो नहीं दिखाया दिखावे वाला। तो ये फैक्टर रहता है। सो मैम, जैसे आपने भी अनमैरिड की बात करी है कि इशू बहुत ज़्यादा आते हैं जी। तो अनमैरिड लोगों को हम देखते हैं कि वो दोनों साथ तो काफ़ी टाइम से रहते हैं और सब सही भी चल रहा होता है, पर कमिटमेंट से बहुत ज़्यादा डरते हैं वो। उसका क्या कारण होता है? अनमैरिड लाइफ और मैरिड लाइफ में बहुत फर्क होता है। कमिटमेंट से लोग डरते हैं क्योंकि वो मैरिड हो जाएंगे। कमिटमेंट देने का मतलब वो बंध गए। अनमैरिड हैं, आप एक रिलेशनशिप में हो, आपने कमिटमेंट नहीं दिया, इसका मतलब क्या? आप अभी फ्री हो। आप अभी उसको बोल सकते हो कि मेरे को नहीं जम रहा है, मैं यहीं एंड कर रहा हूँ, मैं किसी और को देख रहा हूँ। कमिटमेंट का सबसे बड़ा फैक्टर डर यही होता है कि आप दूसरा चूज नहीं कर सकते, आपका चूजिंग सेंस वो खत्म हो जाता है। आपके पास वो पॉइंट खत्म है कि अब आप कमिट हो गए, अब आप बंध गए। तो एक बार वो बंधन से इंसान जो डरता है, उसका माइंडसेट, इसलिए वो कमिटमेंट से डरता है कि उसे बाउंडेशन अभी नहीं चाहिए। वो बाउंडेशन के लिए प्रिपेयर्ड नहीं है कि मेरे को नहीं बाउंड होना, अभी मैं प्रिपेयर नहीं हूँ उस चीज़ के लिए, अभी मुझे और एक्सप्लोर करना है। क्योंकि आप शादी करके सिर्फ पार्टनर के तौर पे नहीं बंधते हो कि हम इसके पार्टनर, बहुत सारी चीज़ों में बंदिश आपकी लग जाती हैं। आपकी पूरी लाइफस्टाइल चेंज हो जाती है। तो हर चीज़ की बाउंडेशन सोचकर इंसान कमिटमेंट से डरता है कि मेरे को आगे ये, अगर मैंने कमिटमेंट दे दिया तो मेरी लाइफ इतनी चेंज हो सकती है। उस चेंज की डर से इंसान कमिटमेंट से बचता है कि अभी थोड़ा और रुकता हूँ, थोड़ा और सोचता हूँ उस बारे में, मेरे को अगर ठीक लगेगा तो फिर मैं कमिटमेंट दूंगा। तो फ्यूचर के डर से इंसान कमिटमेंट देने से रुकता है कि मैं बाउंड हो जाऊंगा। किसी को भी आज की दुनिया में बंधन अपना पसंद नहीं है कि मेरे को बंधन चाहिए, किसी को नहीं पसंद, सबको फ्रीडम में रहना पसंद है। इस वजह से ये रीजन उठता है। तो मैम, जैसे बहुत बार लोग आपके पास भी काउंसलिंग के लिए आते होंगे, ऐसे कपल्स होते हैं जिनमें से एक उन्हें छोड़कर चला जाता है। बेसिकली अनमैरिड कपल्स में देखने को मिलता है। तो जो दूसरे वाला बंदा है वो इतने लो पॉइंट पे आ जाता है अपने पे कि वो सुसाइड तक का सोच लेता है। तो उस समय अगर कोई आपके पास काउंसलिंग के लिए आ रहा है तो उसे कैसे ट्रीट किया जाता है? देखिए, मैंने क्या बोला कि आजकल लोग प्यार का कंसेप्ट बहुत गलत समझ गए हैं। रिलेशनशिप अगर अनमैरिड आपका बन रहा है, इसका मतलब आप लव कर रहे हैं, आपका प्यार है एक दूसरे से। वो बंदा चला गया, ठीक है, तो आप सुसाइड पे आ रहे हैं तो वो आपका प्यार नहीं है। वो आपका सिर्फ अट्रैक्शन है, वो आपका मोह है कि मुझे वही चाहिए, अगर वो नहीं मिला तो फिर कुछ नहीं मिला, मैं तो खत्म। वो प्यार नहीं है वहाँ पे। अगर आप इस कंडीशन पे आ रहे हैं कि मैं खत्म, तो वो प्यार नहीं है। सबसे बड़ा फैक्टर है कि अगर आपका पार्टनर आपको छोड़ के खुश है, आपके साथ खुश नहीं है लेकिन आपको छोड़ के खुश है, तो आपको उसमें खुशी मिलनी चाहिए कि एटलीस्ट मेरा पार्टनर खुश है। प्यार वहां होता है जहां आपको, जिससे आप प्यार करते हो, वो उसकी खुशी देख के आपको खुशी मिले कि हाँ ये खुश है तो मैं खुश हूँ, भले ही वो कहीं भी हो, किसी के भी साथ हो। अब राधा जी का भी विवाह हुआ था, कृष्ण जी का भी विवाह हुआ था। दोनों आपस में प्यार करते थे, लेकिन एक दूसरे का विवाह उन्होंने दोनों ने एक्सेप्ट किया। क्यों किया? एक मरने को क्यों नहीं चले गए वो कि मैं इसका तो किसी और के साथ शादी होगी, मैं मरने जा रही हूँ, मैं मरने जा रहा हूँ। क्योंकि प्यार का कंसेप्ट ही आजकल के लोगों ने गलत बना दिया है कि प्यार का मतलब पाना, प्यार का मतलब शादी, प्यार का मतलब साथ में आना। ऐसा नहीं है। प्यार का मतलब पुटिंग समवन विश बिफोर योर्स। प्यार का असली मतलब ये होता है, आपके पार्टनर की खुशी अपने से पहले आप रख रहे हो, वहां प्यार होता है। आप अपने लिए कि मेरे को ये चाहिए तो यही चाहिए, मेरे लिए ये करो, मेरे लिए वो करो, वो प्यार नहीं होता। वो सिर्फ एक अट्रैक्शन होता है, एक मोह होता है कि मुझे ये चाहिए तो चाहिए, मेरे को कहीं से भी ला के दो। वहां पे प्यार नहीं आता। अगर हम पे ऐसे बंदे आते हैं जो बहुत डाउन है, पहले तो हम उनका कंसेप्ट ही क्लियर करते हैं कि इसका मतलब आपको प्यार ही नहीं था। और एक कंसेप्ट और आजकल चल रहा है कि बड़ी फेमस लाइन चल रही है सोशल मीडिया पे कि जो चला गया वो कभी था ही नहीं, जो है वो, मतलब ऐसे करके कुछ एक लाइन चल रही है जो लोगों के दिमाग में बहुत बैठ गई है कि जो आपके पास, जो आपका होगा वो आपके पास ही रहेगा, अगर नहीं होगा तो चला ही जाएगा एक दिन, कुछ ऐसे करके। ऐसा कुछ भी नहीं होता है। अगर आप किसी को आपसे प्यार नहीं, तो आप उसे जबरदस्ती कैसे उस रिश्ते में रख सकते हो? इनफैक्ट चलो वो आ भी गया, क्या आपको गारंटी है आप उसके साथ जबरदस्ती रह के खुश रहोगे? क्या वो वैसे ही प्यार करेगा आपको?
अगर आप दोनों अलग हो रहे हो, अगर म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से आप लोग अलग हो रहे हो, आप लोग एक अच्छी फ्रेंडशिप रख सकते हो, एक अच्छे टर्म्स पे अलग हो रहे हो, अच्छे नोट पे एंड कर रहे हो, तो क्यों ना करो। खराब नोट पे एंड क्यों करना है रिश्ता। तो और हर किसी के लिए भगवान ने एक पार्टनर चुन के भेजा है। हम लोग कहते हैं हम अपने पार्टनर खुद चुनते हैं, नहीं, जोड़ियां ऊपर से ही बन के आती हैं। पार्टनर ऊपर से ही भगवान खुद चुन के भेजता है, वरना लव मैरिज में डाइवोर्स होने के बाद दूसरी अरेंज मैरिज क्यों होती है। बिल्कुल, है ना, शादियां ऊपर से ही, जोड़ियां ऊपर से ही लिखी हुई आती हैं, और भगवान ही टाइम डिसाइड करके भेजता है कि कब वो जोड़ी मिलनी है। वही उन्होंने कहते हैं हमारा जिस दिन जन्म हुआ था, हमारा मरण, हमारी शादी, हमारे बच्चे, सब कुछ रिटर्न उस दिन डेस्टिनी हमारी हो गई थी। डेस्टिनी से बढ़ के आप कुछ भी चीज नहीं हासिल कर सकते, भले ही आप एड़ी तक कदम लगा दो, आप कुछ हासिल नहीं कर पाओगे। डेस्टिनी में जो लिखा है वो आपको मिलेगा, जो नहीं लिखा वो नहीं मिलेगा। आपको लाइफ में वहां पे एक्सेप्ट करना है उस पॉइंट पे आके कि ठीक है, शायद मेरी डेस्टिनी में नहीं था, जो भी होगा भगवान ने अच्छा सोचा होगा, मैं आगे मूव करती हूँ या करता हूँ। वो चीज फिर हमको उनके दिमाग में फिर बैठाना पड़ता है कि हाँ कोई नहीं, आपकी डेस्टिनी में लिखा है, तो उस पर अपनी डेस्टिनी पे तो भरोसा करिए। आपको उस पार्टनर के ऊपर नहीं है, अब अपने ऊपर भरोसा नहीं है, डेस्टिनी पे तो रखो, क्योंकि शादी एक दिन होनी है। हर किसी की शादी होती है, हर किसी को पार्टनर मिलता है, भले वो लेट मिलता है जल्दी मिलता है वो बात अलग है, लेकिन मिलता है। तो आप उस चीज पे तो बिलीव करोगे कि उन्होंने भी तो कुछ सोचा होगा आपके लिए, आपको इस धरती पे भेजा है तो आपको कुछ सोच के तो भेजा होगा। तो आप इतने अपना और चीजों पे ध्यान दो। कभी भी हमें गुस्सा आता है या कोई ऐसी मिसहैपनिंग हमारे साथ होती है, कोई इंसिडेंट हमारे साथ होता है, हमारी बॉडी में एक एनर्जी बनती है। अब हम उस एनर्जी को अपने बर्बादी में लगा दे या आबादी में लगा दे, वो हमारे ऊपर है। बहुत सारी फिल्म्स आती हैं कि पार्टनर जिसमें छोड़ जाते हैं हीरो को, कि कुछ लोग देवदास बन जाते हैं और कुछ लोग बहुत ऊंचे लेवल पे पहुंच जाते हैं छोड़ के। क्यों? क्योंकि वो बात सच है, ये चीज मूवीज में सच है कि एक एनर्जी होती है, अब आपके हाथ में, आप उस एनर्जी को अपनी तरक्की में लगा दो या अपने आप को बिल्कुल खत्म करने में लगा दो, ये आपके हाथ में है। वो उसमें कोई आपको नहीं रोक सकता। जब आपका ब्रेकअप होता है तो आप बहुत डाउन हो जाते हो, आप एकदम सैड हो जाते हो, तो आपके हाथ में आप अपनी एनर्जी किस तरीके से यूज करके अपने आप को या तो स्टैंड कर लो, अपने आप के अंदर गुस्सा ले आओ कि मेरे को बस वो दिखाना है कि उसने छोड़ा किसको है। इस गुस्से से अगर आप अपना एनर्जी लेवल बूस्ट करो ना, आप उस चीज को पॉजिटिवली लेके अपनी अपग्रेड में लगाओ उस चीज को। अगर आप डिग्रेड में चले जाओगे फिर तो आजकल डेली केसेस हो रहे हैं कि इसने सुसाइड कर लिया, उसने सुसाइड कर लिया, फिर तो कुछ है ही नहीं है, फिर तो जिंदगी खत्म है। सुसाइड से बड़ा हमारे शास्त्रों में लिखा है कि सुसाइड से बड़ा पाप कर्म कोई नहीं है। इंसान इतना बढ़िया चीज भगवान ने बनाई है कि आपके अंदर बुद्धि दी, आप खुद से यूज कर सकते हो। एक इंसान ही भगवान का ऐसी बनाई हुई कृति है कि जो सबसे समझदार है, जिसको सबसे ज्यादा फ्रीडम है, जो अपनी मर्जी का मालिक खुद है। तो इस चीज को जब तक आप अपनी खुद की वैल्यू नहीं करोगे, दुनिया आपकी वैल्यू नहीं करेगी। आपको खुद की वैल्यू करनी पड़ेगी अगर आपको दुनिया में उठना है या किसी की भी सामने अपनी वैल्यू करवानी है। मैम, अगर ऐसे ही बात करें हम मैरिड लाइफ कपल्स की, तो काफी कपल्स ऐसे होते हैं जो एक्स्ट्रा अफेयर चलाते हैं और वो ये भी कहते हैं कि ना चाहते हुए भी हमसे हो रहा है ये। तो उनको आप क्या कहना चाहोगे? ये चीज है अपने ऊपर सेल्फ कंट्रोल ना होना। आपस में इश्यूज हुए, थोड़ा सा टकराव हुआ, वहां पे क्या होता है कि आजकल किसी को भी अपने ऊपर सेल्फ कंट्रोल नहीं है, बिल्कुल भी सेटिस्फेक्शन नहीं है। वही चीज आ जाती है, एक्सपेक्टेशंस बहुत है। सपोज किसी को चाहिए थी बहुत मॉडर्न वाइफ, मिल गई घरेलू वाइफ, हाउस वाइफ आ गई, मॉडर्न नहीं है, फैमिली पसंद कर लाई, अरेंज मैरिज कर दी, हाउस वाइफ ले आए। अब उसकी एक्सपेक्टेशंस तो थी मुझे मॉडर्न वाइफ चाहिए, मॉडर्न कपड़े पहनने वाली चाहिए, एजुकेटेड चाहिए, मिल गई मुझे क्या। तो अगर उसकी डिमांड्स वहाँ पूरी नहीं हो रही हैं तो वो कहाँ जाएगा? बाहर की तरफ देखेगा। उसकी क्योंकि ख्वाहिश है, उसको तो पूरी करनी है, उसको एडजस्ट नहीं करना, तो वो तो बाहर की तरफ जाएगा ऑब्वियसली कि मैं को नहीं जम रहा है, मैं बाहर की तरफ देख रहा हूँ। फिर वहाँ पे लोग हमसे कहते हैं कि अरे हमसे कंट्रोल नहीं होता है, हमारी भी तो नीड्स हैं। तो ये सब चीज़ें देखिए, आजकल लॉयल्टी के नाम पे 0% होता जा रहा है दुनिया में। लॉयल्टी अगर बची तो 10% बची, 90% खत्म हो चुकी है।
हर किसी दूसरे घर में एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स चल रहे हैं, एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप्स, एक्स्ट्रा मैरिटल फ्रेंडशिप्स चल रही हैं। शुरुआत फ्रेंडशिप से ही होती है जो अफेयर तक पहुंचती है। जो लोग कहते हैं कि नहीं हम वी आर जस्ट फ्रेंड्स, एक टाइम पे पहुंच जाती है बात, रिलेशनशिप पे भी पहुंच जाती है। तो अगर इस चीज़ को रोकना है तो सबसे पहले हमें अपने अंदर एक्सेप्टेंस लानी पड़ेगी। जो हमें मिला है ठीक है, हम इसमें खुश हैं। जब तक आप एक्सेप्ट नहीं करोगे, आप उस चीज़ की वैल्यू नहीं करोगे, आपकी गृहस्थी बर्बाद है। कितने डाइवोर्सेस होते हैं एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के पीछे, कितनी शादियां टूटती हैं। क्यों टूटती हैं? कोई भी पार्टनर बर्दाश्त नहीं करेगा कि उसके पार्टनर कहीं और चल रहा हो। फिर अगर अपने हस्बैंड के लिए लॉयल हूँ, मुझे पता लगा उनका कहीं है, तो मैं तो बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूंगी ये चीज़। तो वहाँ पे जो भी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर बना रहा है उस टाइम, चाहे वो लड़की हो या लड़का हो, उसको ये सोचना चाहिए कि अगर एक पार्टनर मेरे से शादी कर रहा है या कर रही है तो उसका मतलब उसके लिए मैं पूरी उसकी ज़िंदगी हूँ। तो क्या मेरे को भगवान ने ये दिया है कि मैं उसकी धोखा दे सकूँ? क्या मेरे अंदर इतनी एनर्जी कि मैं उसे धोखा दे सकूँ? मतलब आजकल लोगों को सबसे बड़ी बात कहते हैं भगवान का डर खत्म हो गया है, कि सब लोग सोचते हैं वो तो है ही नहीं, वो तो सब चलता है, कोई बात नहीं, देख लेंगे, भगवान कुछ नहीं होते। लेकिन आप अपने कर्मास बिगाड़ रहे हैं और कर्मास का रिजल्ट एक दिन आपको डेफिनेटली मिलेगा। भले ही आज हमें लगता है, एक क्वेश्चन बहुत लोग हमसे आके सबसे पहले क्वेश्चन पूछते हैं, मैम हमने किसी के साथ बुरा नहीं किया, हमारे साथ बुरा क्यों होता है? हमें इतने अच्छा हमारे साथ बुरा क्यों हो रहा है? हमने तो आज तक किसी का दिल नहीं तोड़ा, हमारा दिल क्यों टूट रहा है? हमने तो आज तक किसी को धोखा नहीं दिया, हमारा पत्नी ही हमें धोखा क्यों दे रही है? हमारे साथ अच्छा क्यों नहीं हो रहा? बल्कि लोग इतना बुरा कर रहे हैं, उनकी लाइफ तो सेट है, जिंदगी मजे में है। क्योंकि भगवान हर किसी को एक मौका देता है, चांस देता रहता है कि सुधर जाए सुधर जाए सुधर जाए सुधर जाए। जिस टाइम उनको लगता है कि नहीं सुधरने वाला, फिर वो वहां पे छोड़ देता है, या भाई इसका हो गया, अब ये नहीं सुधरने वाला। कहते हैं ना, वक्त रहते सुधर जाओ, बेटर है। भगवान सुधरने पे आया तो फिर तो लाठी पड़ेगी, फिर तो बहुत बुरा पड़ेगा। आपने कई बार देखा होगा, कुछ लोग बचपन में स्ट्रगल करते हैं, कुछ जवानी में करते हैं, कुछ बुढ़ापे में करते हैं। नरेंद्र मोदी किस एज पे जाके सक्सेसफुल हुए? KFC के जो ओनर हैं, 65 साल की KFC के जो ओनर है, उनका नाम दिमाग में से मेरे निकल रहा है, तो 65 साल के थे वो, जब उन्होंने जगह जगह सोचा कि अब तो मेरा सब खत्म हो गया, अब तो कुछ नहीं है, सिर्फ एक चिकन की रेसिपी थी उन पे, बेक्ड चिकन की, फ्राइड चिकन की रेसिपी उन्हें आती थी। उन्होंने अपनी रेसिपी जाके छोटे छोटे होटल्स में बेचनी शुरू करी कि आप अपने होटल्स में मेरी रेसिपी लीजिए, आप अपने होटल्स में मेरी रेसिपी लीजिए फ्राइड चिकन की। बहुत सारे 1008 होटल ने मना कर दिया। 1009वां होटल जो था उसने उनकी रेसिपी ली, और आज हम जानते हैं वो कहाँ पे, KFC। 65 की एज में जाके उन्हें सक्सेस मिली है। ऐसी बहुत एग्जाम्पल्स हैं जिन्हें एक एज पे जाके सक्सेस मिली है, बल्कि उनका बैकग्राउंड एकदम लो है। अब नरेंद्र मोदी जी हैं, कहाँ से उठ के कहाँ आए हैं। तो हमें ये देखना है कि हमारी लाइफ में भी स्ट्रगल आ सकता है। ये नहीं कि आज हम मजे में चल रहे हैं तो आगे तक हम मजे में चलेंगे। अगर आपके आज कर्मास बुरे हैं, आज आप अगर 40 की भी उम्र पे हैं और आप कर्मास गलत कर रहे हैं, तो आपकी उम्र 60 भी होनी है। 20 साल अभी और है। ये सोच के चलिएगा कि इसमें आगे मुझे मिल सकता है, क्योंकि इस जन्म का कर्म का फल इसी जन्म में आपको भुगत के जाना पड़ेगा। थोड़ा सा भगवान का डर अंदर होना चाहिए, थोड़ा सा अपने कर्मा ठीक करने का डर अंदर होना चाहिए। अगर वो चीज़ नहीं है तो भुगतान खुद एक दिन करना ही है। पार्टनर तो अपना देख लेगा, गुजारा कर लेगा अलग होके भी, लेकिन आपके कर्मास वो नहीं सुधार सकता। इनफैक्ट कोई नहीं सुधार सकता। तो वक्त रहते अगर आप अपने कर्मास ठीक कर लो तो बेटर है। और हम लोग हमारे क्लाइंट्स को ये समझाते हैं कि आप बेटर है अपने कर्मास ठीक करें। आप ये मत देखें कि मेरे से कंट्रोल नहीं हो रहा है, मैं नहीं कर रुक पा रहा हूँ। आप ये देखें क्या मैं कर्मा ठीक कर रहा हूँ। बस अपने से एक सवाल पूछें, अगर अंदर से जवाब हाँ आता है तो आप कंटिन्यू करिए। आएगा ही नहीं ऑब्वियसली जवाब, आपके अंदर से जो जवाब आए उसको फॉलो करिए, डिवाइन पावर को फॉलो करिए, थोड़ा सा उनका डर भी लाइए। ये चीज़ होती है। तो मैम लास्ट में मैं आपसे पूछूंगी कि कपल्स में आजकल हम देख रहे हैं बहुत सी दिक्कतें आ रही हैं, तो आप उन्हें क्या गाइड करेंगे कि वो अपनी दिक्कतें खुद से सोल्व करने की कोशिश करें? कपल्स में जो मैंने बताया प्रॉब्लम आ रही है, रिस्पेक्ट आ रही है। मैं सबसे पहले हर कपल को एक एडवाइस दूंगी,
आपस में रेस्पेक्ट रखिए। आपस में अगर आप लोग रेस्पेक्ट रखते हैं तो डेफिनेटली आप देखेंगे आपके रिश्ते स्मूथ चलेंगे, लॉन्ग टर्म बेटर चलेंगे। मैंने अपने पिछले पॉडकास्ट में भी बताया था कि मैं भी मैरिड हूँ। मेरे हस्बैंड का रिश्ता ऐसा है कि हम दोनों किसी के भी सामने एक दूसरे का नाम नहीं लेते हैं। हम लोग ऐसे आप करके ही बात करते हैं, क्योंकि वो चीज़ हमें पता है कि हम सामने वाले के सामने अगर दुनिया के सामने रेस्पेक्ट करेंगे तो सामने वाले के मन में भी हमारे लिए एक वैल्यू रहेगी कि हाँ यार, ये रेस्पेक्ट मेरी बहुत करता है, मेरी बहुत रेस्पेक्ट करती है। तो हम उसे कोई भी लड़ाई करने से पहले सोचेंगे कि इसमें ये तो अच्छा है, चलो छोड़ो इस बात को। सबसे बड़ा फैक्टर रेस्पेक्ट आता है। दूसरा फैक्टर आता है कि एक्सपेक्टेशंस कम रखनी चाहिए। भले ही वो कोई भी हो, थोड़ी एक्सपेक्टेशंस अपनी खुद से रखो जो रखनी है, सामने वाले से तो कभी मत रखो। जो मिल रहा है उसमें सेटिस्फाई होना सीखो। जितना मिल रहा है ठीक है, ओके करके खुश रहो। आपको एक्सपेक्टेशंस आपकी हाई लेवल की है तो खुद में इतनी क्षमता रखो कि हम अपनी एक्सपेक्टेशंस खुद पूरी कर सकें। खुद के ड्रीम्स खुद पूरे करने के सब जज्बा रखो। सामने वाले को कंधे पे गोली मत चलाओ कि तुम मेरे ड्रीम पूरे करो या तुम मेरे ड्रीम्स पूरे करो। वो चीज़ खुद में लाइए। सेल्फ डिपेंड बनिए, अगर बन रहे हैं तो पूरी तरीके से बनिए। तीसरी चीज़ जो आती है, थोड़ा सा एडजस्ट करना सीखिए एक दूसरे को। अगर एक जना गुस्सा है, वो बहुत ज़्यादा गलत बोले जा रहा है, उस टाइम आप चुप लगा जाइए। बाद में भले ही जब उसका गुस्सा शांत हो जाए, आपको दिखे गुस्सा शांत हो गया, तो तब कह दीजिए प्यार से कि आपने यहाँ पे गलत बोला था, देखो आपने उस टाइम मेरे को ऐसे बोला, ये बात गलत है आपकी। उस टाइम वो पार्टनर सुन लेगा, शांत होगी। लेकिन अगर आप गुस्से में बहस करने लग गए उससे, अरे तुम ऐसे कैसे बोल रहे हो, ये हो रहा है, वो हो रहा है, वहाँ आर्ग्यूमेंट बढ़ता चला जाएगा। वहाँ कोई निष्कर्ष नहीं निकलेगा उस चीज़ का, कंक्लूड नहीं होगी, वो चीज़ बढ़ती ही चली जाएगी, बड़ा आर्ग्यूमेंट बन जाएगा। आपको दिख रहा है आपकी वाइफ गुस्सा है, आप उस टाइम चुप लगा जाओ। 5-10 मिनट, आधा घंटा, मैं तो कहूँ घर से निकल जाओ, उस टाइम चले जाओ कहीं बाहर। वो बोल रही है, घर से चले जाओ उस टाइम। बाद में आके बोल दो कि तुमने यहाँ चीज़ गलत बोली थी। बैठा के समझाओ उसको कि तुम्हारी यहाँ ये बात गलत थी, ये तुम्हें नहीं कहना चाहिए था। मैं मानता हूँ तुम्हारा गुस्सा जायज़ है, लेकिन गुस्से में तुमने थोड़ा ओवर बोल दिया। आप उनको बाद में समझा सकते हो बिठा के, लेकिन एट द स्पॉट रिएक्ट ना करें, किसी के एक्शन पर रिएक्शन ना दें, शांत हो जाए वहाँ पे। तो आप बहुत बड़ी लड़ाइयों को रोक सकते हैं होने से, छोटे रूप में ख़त्म कर सकते हैं। तो 3 फैक्टर्स ही मैं बोलूँगी कि रेस्पेक्ट, एक्सेप्टेंस और थोड़ा सा टॉलरेंस पावर। थोड़ा उस टाइम कि आप चुप रह जाइए, बाद में भले आप बोल दीजिए, तो इससे आपका जो रिश्ता है वो बहुत हद तक बच सकता है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद मैम, आपने अपना कीमती समय हमें दिया। आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। थैंक यू। राधे राधे एवरीवन। टीवीटी के ज़रिए मैं पहले भी आपके साथ आ चुकी हूँ, एंड आज फिर से मैं टीवीटी चैनल के ज़रिए आपके साथ जुड़ी हूँ। ये चैनल के थ्रू बहुत सारे लोगों से आप लोग जुड़े होंगे, बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर्स, काउंसलर से आप लोग जुड़े होंगे। आप अपनी लाइफ की कोई भी प्रॉब्लम अगर आपको सॉल्व करानी है, आप रिलेशनशिप काउंसलिंग चाह रहे हैं, करियर काउंसलिंग चाह रहे हैं, तो आप मुझसे कॉन्टैक्ट आराम से कर सकते हैं चैनल के थ्रू और नीचे दिए हुए नंबर के थ्रू। अगर आप कोई भी प्रॉब्लम अपनी सॉल्व कराना चाहेंगे तो मुझे बहुत खुशी होगी आपकी हेल्प करके। थैंक यू।